तो करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं जो कि सीटेट पेपर 2 के चल रहे हैं और एसएसटी पेडागोजी एवं हिंदी तीनों के चल रहे हैं। तो आप सभी के लिए पेपर 2 कर रहे हो तो तो वैसे भी ईवीएस का पोर्शन इसमें हो जाता है और सीडीपी का और हमारा हिंदी का 3 पोर्शन हो जाते हैं बन के भी और 2 के तो हो ही रहे हैं। और इसमें सभी पेपर चल रहे हैं 2011 से संपूर्ण 2024 तक की। तो आप सभी ज्वाइन कीजिए, प्ले लिस्ट में नंबर वाइज क्लासेस हैं और जो देखते आ रहे हैं और उनके लिए धन्यवाद। और जो नहीं देख रहे हैं वो जो नए आए हुए हैं चैनल पर वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर इसकी आपको लिंक चाहिए पिछली क्लासेस की वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, तो वो देख लीजिएगा। तो चलो आज के क्वेश्चन हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, और इस पर एनसीईआरटी भी कराई गई है सारी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एवं ज्योग्राफी। तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, सब मिल जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न है या कैनबरा, सिडनी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या? कैनबरा। हमारे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यानी हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? और ये सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए आप सभी को ये थ्योरी, तो वो सभी एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी मैंने भी करा दी है। जहाँ आपको अच्छी लगे वहाँ पढ़ सकते हो, बुक लेके भी पढ़ सकते हो। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो WG आर्चर एवं राय कृष्णदास आनंद के कुमार स्वामी, या इनमें से कोई नहीं। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं हमारे आनंद के कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं हमारे। फिर है आगे लोक कला का संबंध। क्या लोक कला का संबंध किससे है? देखते हैं आगे लोक कला का संबंध किससे है। तो आधुनिक कला से या चित्रकला से या प्रागैतिहासिक कला से या क्षेत्रीय कला से। तो लोक कला का जो संबंध है वो किससे है? तो वो है क्षेत्रीय कला से। लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से है। और आप सभी को इसके जैसे कि आप सभी पहले अपने खुद से ट्राई कीजिए आंसर देना, क्वेश्चन का आंसर देने खुद से ट्राई कीजिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में कितने क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो और कितने नहीं कर पा रहे हो। जो नहीं कर पाया लास्ट में बता ही देती हूँ पढ़ने की बात, तो तब तक आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जब तक मैं पढ़ती हूँ खुद से जल्दी से ट्राई कर लीजिएगा, और आप नहीं कर पा रहे तो फिर मैं तो बताती हूँ आंसर, तो बस मिला लीजिएगा। तो आपको ये आकलन हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर ट्राई कर पा रहे हो। यहाँ पर एग्जाम हॉल का तो देखा ही जाएगा। जब आप यहाँ अच्छे से मजबूती पकड़ बना लोगे, आपके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, तो वहाँ तो हो ही जाएगा। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? तो वर्ग में बनी डिजाइन को, या ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, या ज्यामितीय आकारों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसे कहते हैं ज्यामितीय डिजाइन? तो आप सभी बता सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, यानी दूसरा हमारा राइट है। और आपको ये भी आकलन होगा ना कि आप जैसे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, उसमें से कितने अटेंड कर पा रहे हो, या 60 है उसमें से कितने अटेंड कर पा रहे हो, तो आपको ये पता रहेगा आप कितने अटेंड कर पा रहे हो। और आप लगभग 1 2 3 छोड़ के भी इतने कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एग्जाम हॉल में इतना नहीं डर होगा अगर आप अच्छे से क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे। तो ईपड़ का संबंध किस राज्य से है? ईपड़ का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यानी जो ईपड़ का संबंध है वो किस राज्य से है? तो अब राज्य से है तो राज्य में होगा ईपड़ पेड़, है ना। ईपड़ जो है ना वो राज्य, उस राज्य में होगा। तो ईपड़ का संबंध है हमारे उत्तराखंड से। किससे? उत्तराखंड से है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर है। और हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 12, 13, 9, 22। तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई? तो वो मानी गई है 22। कितनी? 22 मानी गई है। फिर खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है?
तो 30 अगस्त, 29 अगस्त, 31 अगस्त या 25 अगस्त। तो जो हमारा खेल दिवस है वो कब मनाया जाता? वो मनाया जाता 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को हमारा खेल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अगर यकीन मानो आप ये सभी पेपर्स लगा लेते हो तो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ ही टाइम बचा है और हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम है, वो भी 14 दिसंबर को। तो आप सभी ये सभी लगा लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी सच में। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो महर्षि पतंजलि, महर्षि नारद, महर्षि देवदत्त, महर्षि भारत। तो योग के संबंध में जो प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक हैं वो है महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। वह जीएन नामक प्रोटीन किस फसल से समृद्ध है? जीएन नामक प्रोटीन किस फसल से समृद्ध है? तो मक्का से, सोयाबीन से, जई से, धान से। तो जीएन नामक प्रोटीन जो जिस फसल से समृद्ध है तो वो है मक्का से। किससे? मक्का से समृद्ध है जीएन नामक प्रोटीन। फिर है कि गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो सिंधी, जर्सी, थारपारकर और गीर। तो गाय की जो नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है वो है गीर। कौन सी? गीर दुकाजी उद्देश्य की है गाय की नस्ल, है ना। फिर है भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15, 12, 22, 4। तो भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो 15। कितने? 15। तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर केसर प्राप्त किया जाता है। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्पवर्तिका से, पत्ती से, वाह दलपुंज से, कलिका से। तो जो केसर प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है पुष्पवर्तिका से। किससे? पुष्पवर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो 24, 26, 28, 22। तो जो हमारा मानव का शरीर है उसमें 24 पसलियां होती हैं। कितनी? 24 यानी 24। फिर है टीएबी का टीका। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो मियादी बुखार, डिस्फेतेरिया, काली खांसी, तपेदिक। तो टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो वो करता है मियादी बुखार। किससे? मियादी बुखार से बचाव करता है टीएबी का टीका। फिर है आगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जून, 20 जून, 28 जून, 21 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता वो मनाया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून। फिर है किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? कौन से वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो रेशमी वस्त्र या सूती वस्त्र या नायलॉन वस्त्र या ऊनी वस्त्र। तो जो जिन वस्त्रों से कलफ का उपयोग होता है वो है रेशमी वस्त्र। किससे? रेशमी वस्त्रों से कलफ का यानी गोंद के कलफ का उपयोग होता है। फिर हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 7, 8, 11, 12। तो हिंदुस्तानी जो संगीत होता है शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। कितने? 12 स्वर होते हैं। फिर है आगे तो 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ध्रुपद, तराना, ख्याल, धमार। तो 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? वो ध्रुपद। किसके?
ध्रुव पद के साथ किया जाता है चार ताल का प्रयोग। फिर इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कौन तबला वादक गायक नहीं है? यानी रामदास शर्मा या जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकबा, पंडित किशन महाराज। तो इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? वो रामदास शर्मा नहीं है। इनमें से तबला वादक रामदास शर्मा नहीं है। फिर प्रथम भारतीय खेल का कहाँ आयोजन हुआ? प्रथम राष्ट्रीय खेल का कहाँ आयोजन हुआ? प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन नई दिल्ली में होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे, तो आगे है हमारा क्या कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? यानी प्लेटो ने, रूसो ने, स्वामी विवेकानंद ने, राधा कृष्णन ने। तो यह विचारक जो प्रस्तुत किया वो किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह विचारक स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया था। फिर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो वर्ष 1957, वर्ष 1955, वर्ष 1960 या वर्ष 1952 में। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया वो 1952 में शुरू किया गया था। तो फोर्थ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो आगे है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो गोलकनाथ के मामले में, या सज्जन सिंह के मामले में, या केशवानंद भारती के मामले में, या शंकरी प्रसाद के मामले में। तो जो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया तो वो है केशवानंद भारती के मामले में। किसके? केशवानंद भारती के मामले में दिया सिद्धांत। तो हमारा तीसरा राइट आंसर है। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? जो हमारा भारतीय संविधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राज्यपाल हैं वो एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत। तो हमारा 200 अनुच्छेद, 108 अनुच्छेद, 213 या अनुच्छेद 52। तो राइट हो जाएगा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है 213 अनुच्छेद के तहत। फिर है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के सभी सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है कौन सा देश दक्षिण का अध्यक्ष सदस्य नहीं है? कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश, नेपाल, जापान, भूटान। तो जो देश दक्षिण का सदस्य नहीं है तो वो जापान नहीं है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर केंद्रिक बीज की संतति है, केंद्रिक बीज की संतति है प्रमाणित बीज या आधारीय बीज या पंजीकृत बीज या प्रजनक बीज। तो केंद्रिक बीज की संतति है क्या? प्रजनक बीज। क्या है? प्रजनक बीज केंद्रिक बीज की संतति है। फिर केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है भोपाल में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में। तो जो केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है वो है लखनऊ में। कहाँ है? हमारा
लखनऊ में। फिर है आगे। तो मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है माल्टा, जामुन, बेल, केला। क्या है उपयुक्त सर्वाधिक मार्मलेड बनाने के लिए? तो माल्टा मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है माल्टा। फिर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है हमारा? कर्नाटक में। फिर है जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो सल्फाइड, पैक्टिन, सल्फर डाइऑक्साइड या शर्करा। तो राइट आंसर जानने से पहले आप जो भी इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस एक ही करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं। सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस सिर्फ एक बार करना पड़ता है, वो बस लाइक करते जाना होता है और अपनी क्लास अटेंड करना होता है। इतना तो आप कर ही सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आ रही हैं। अगर ये सभी वीडियो आप लगा लेते हैं तो आपका एग्जाम निकलना पक्का है। तो जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो वो होता है पैक्टिक का। किसका? पैक्टिक का। तो दूसरा ही हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट। चलो आज क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।